नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल जनता नगर में चौहान कमलावती आर। आज हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पूरे विश्व में भारत का स्थान कहाँ पर आया हुआ है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कौन से क्रम पर आता है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, भारत की कुल लंबाई और चौड़ाई, प्रमाणिक समय रेखा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। विश्व के देशों में भारत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पूरे विश्व में भारत एक विशिष्ट स्थान रखता है। भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। उसकी संस्कृति बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी संस्कृति है, प्राचीनतम संस्कृति है। आबादी अर्थात बस्ती की दृष्टि से देखें और लोकतांत्रिक देश की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आबादी और लोकतांत्रिक दृष्टि के अनुसार भारत सबसे बड़ा देश है। और मात्र आबादी की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम क्रमांक पर चीन है आबादी की दृष्टि से, लेकिन चीन में लोकतांत्रिक देश लोकतंत्रात्मक नहीं देखने को मिलता है। इसलिए भारत लोकतांत्रिक दृष्टि से देखें तो पहले क्रम पर आता है। भारत की संस्कृति समन्वयकारी है, यानी सभी को एक साथ बांध कर रखती है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी भी धर्म, जाति या प्रजा को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने तो सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है। भारत ने ऐसा नहीं कहा कि इस धर्म के लोग हमारे देश में नहीं रह सकते, इस जाति के लोग हमारे धर्म में नहीं रह सकते, हमारे देश में नहीं रह सकते। भारत ने सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जाति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, प्रजा, आदिवासी प्रजा हो, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रजा हो, सभी को भारत ने स्वीकार किया है और सबके लिए अपना द्वार भी खुला रखा है, सबका स्वागत किया है। इस तरह सर्वधर्म प्रजा यानी सभी धर्म की प्रजा और जाति के प्रति समान भावना भारत की एक विशिष्ट लाक्षणिकता है। इसलिए भारत में संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत संस्कृतियों का समन्वय है, कारण बताइए। तो पूरा जो पैराग्राफ है वो आपका ये क्वेश्चन का आंसर है। एक भारतीय संस्कृति की समन्वयकारी भावना ने किसी धर्म, जाति या प्रजा को नहीं छोड़ा है, सबके लिए अपना द्वार खुला रखा है, सबका स्वागत किया है, सभी धर्म की प्रजा के प्रति, जाति के प्रति समान भावना रखती है। इसलिए भारत संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। आगे हम देखें प्राकृतिक और मानव सर्जित आपदाओं। काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं, मानव सर्जित घटनाएं घटी हैं, इसके बावजूद भी भारत ने अपनी प्रगति और विकास को अविरत ढंग से चालू रखा है। प्राकृतिक आपदा अर्थात बाढ़ है, अकाल है, भूकंप है, सुनामी है, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। मानव सर्जित आपदा जैसे युद्ध है, बम विस्फोट है, ठीक है, ये सारे लड़ाई झगड़े ये मानव सर्जित आपदाएं हैं। इन आपदाओं के बावजूद भी भारत ने अपना विकास चालू रखा है। इसके उपरांत भारतीय संस्कृति के निर्माण और विकास में भौगोलिक परिस्थितियों ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारत की जो संस्कृति है और भारत का जो भौगोलिक परिस्थिति है, भारत में भौगोलिक परिस्थिति देखें तो भारत
में विविध प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ देखने को मिलती है। भारत में पहाड़ है, पर्वत हैं, खाइयाँ हैं, नदी है, समुद्र है, ठीक है, समतल ज़मीन है। तो जो भारत की भौगोलिक परिस्थिति है वो भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये विश्व का मैप है, ठीक है। इसमें हम देखें कि विश्व में भारत कहाँ पर आया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम मैप को देखें तो ये मैप है, वर्ल्ड मैप, विश्व का मैप, ठीक है। इसमें पूरा विश्व समाया हुआ है, पूरे विश्व के देश इसमें आए हुए हैं। तो यहाँ हम देखें तो पूरे विश्व को यानी 0 डिग्री पर एक सीधी लिटी खींची हुई है, ठीक है, वो 0 डिग्री पर है। ये 0 डिग्री पर जो लिटी है उसे विषुववृत्त रेखा कहते हैं। ये विषुववृत्त रेखा विश्व को 2 भागों में डिवाइड करती है, अर्थात 2 भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर का जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों? यानी ये पूरा एक गोला है और गोले का आधा भाग गोला अर्ध यानी गोलार्ध। तो ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहाँ बीच में से भी एक लिटी खींची हुई है, ठीक है। अभी बीच में से जो लिटी खींची हुई है तो इस तरफ का जो भाग है वो पूर्वी भाग और इस तरफ का जो भाग है वो पश्चिमी भाग। तो यूँ देखा जाए तो इतना भाग, ये वाला चौरस भाग जो है वो क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और ये वाला जो भाग है वो दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ये वाला भाग है वो दक्षिण पश्चिम गोलार्ध और ये वाला जो भाग है ये चौरस वो आएगा पश्चिम उत्तरी गोलार्ध। इस तरह 4 भागों में से डिवाइड कर दिया गया। तो जो विषुववृत्त रेखा है वो पूरे विश्व को 2 भागों में विभाजित करती है यानी 0 डिग्री, ठीक। वहाँ पर आप देखोगे तो जो भारत है वो विषुववृत्त रेखा से थोड़े दूर पर आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये येलो वाला जो कलर है यहाँ से ये वाला ये भारत है, ठीक है। पूरे विश्व में भारत यहाँ पर है। ये 0 डिग्री पर विषुववृत्त रेखा है। उसके बाद आप देखो मैप में तो पूरा प्लेन दिख नहीं रहा है, थोड़ी जैसे और आगे रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो उसे आप गिनते जाओगे, जैसे यहाँ पर 0 है, फिर उसके बाद 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसी उस डिग्री पर लिटी खींची हुई है। तो ये वाला आप देखोगे तो 20 डिग्री है, ये रेखा 20 डिग्री पर है। तो वहाँ से आप 0 डिग्री से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8.4, ठीक। और फिर इसके बाद ये वाली जो रेखा है यहाँ पर एक रेखा है कि वो 40 डिग्री पर है। तो उसमें भारत यानी भारत का जो विस्तार देखे वो तो भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में आया हुआ। ये वाला भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध, ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में
स्थित है। ठीक, उसके बाद वो एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। जैसे पूरे विश्व में 7 खंड दिए गए हैं। ठीक है, 7 खंड, ये 7 खंड है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 द्वीप खंड हैं। ठीक है, इसमें एशिया सबसे बड़ा खंड है। तो एशिया खंड के दक्षिण में, ये एशिया, तो ये वाला जो भाग देख रहे हैं वो भारत है, तो वह एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला है। भारत के भूमिखंड का फैलाव, भारत का जो भूमिखंड का फैलाव है वो 8.4 यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, यहाँ पे देखो ये 8, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68, यहाँ पे देखो 68 डिग्री 7 से लेकर, ये वाला बात 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री, ये रहा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये पूरे मैप के अंदर भारत कहाँ पर स्थित है, किस रेखांश के बीच स्थित है, किस पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है वो। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश और 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये वाला ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 से लेकर अक्षांश रेखा 37 डिग्री 6 के बीच भारत आया हुआ है, और पूर्वी देशांतर के बीच देखें तो 68.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। ठीक है, भारत के मध्य से कर्कवृत्त गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के मध्य से कर्कवृत्त गुजरती है, जो 23.30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। देखिए, ये पूरा भारत, ये भारत देश है, इसके मध्य से कर्कवृत्त गुजरती है, जो भारत को बराबर बीच में से विभाजित करती है। ऊपर का भाग उत्तरी भारत और नीचे का भाग दक्षिणी भारत, इस तरह 2 भागों में कर्कवृत्त विभाजित करती है, जो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यानी कर्क रेखा भारत को किस अक्षांश पर से विभाजित करती है? तो 23 डिग्री 30। ठीक है, वो देश को 2 भागों में विभाजित करती है। जो उत्तरी भाग है, यहाँ पर विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी आई हुई, ये वाला उत्तरी भाग है, यहाँ पर विशाल मैदान और हिमालय पर्वत श्रेणी आई हुई है। जबकि कर्कवृत्त से दक्षिणी की ओर स्थित जो क्षेत्र है वो कैसा है? त्रिभुजाकार। एंड त्रिभुज कैसे बनता है? ठीक है, इस प्रकार बनता है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है वो त्रिभुजाकार है, उसके दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है। जैसे जैसे इस तरह पाओगे वैसे वैसे भारत कैसा पतला होता जाता है, सकरा होता जाता है। ये मुख्य रूप से द्वीपकल्पीय या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। यानी जिस प्रदेश का तीनों भाग समुद्र से घिरा हो उसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो भारत के तीनों ओर समुद्र आए हुए हैं। जैसे भारत के पूर्व में
बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों ओर समुद्र आए हुए हैं। इसलिए भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी किनारे संकरे मैदानों का समावेश होता है। भारत देश का अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव लगभग समान अर्थात 30 अंश है, 30 डिग्री है। जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो फैलाव है, यानी यहाँ से लेकर ये फैलाव और यहाँ से लेकर ये जो फैलाव है वो कैसा है, वो समान है। कैसे समान है? तो जैसे आप देखोगे कि अक्षांशीय और देशांतरीय फैलाव समान क्यों है। पहले हम इसकी जो भारत का विस्तार कितना उसके बारे में देख लें। वास्तविक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उत्तर दक्षिण लंबाई, ये उत्तर और दक्षिण लंबाई आप देखोगे तो कितना है, यहाँ पर 3214 किलोमीटर है। उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। जबकि पश्चिम में गुजरात देखेंगे तो ये रहा गुजरात पश्चिमी भाग, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर 33 किलोमीटर और यहाँ पे 3214 किलोमीटर है, ठीक है। यानी दोनों का जो अंतर देखोगे देशांतरीय और अक्षांशीय वो बराबर है, लगभग 30 है। 30 कैसे हैं? तो सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समान है, जो अक्षांश रेखाएं ये, ठीक है। अक्षांश रेखा ऐसी जो ये लिटी जो दी गई है वो अक्षांश रेखा है। तो सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समान है, सभी अक्षांश के बीच समान अंतर है, किंतु रेखांश जैसे जैसे विषुववृत्त से ऊपर जाते हैं, ये नीचे विषुववृत्त दिया, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांशों के बीच का अंतर घटता जाता है, और इसलिए भारत विषुववृत्त से ऊपर आया हुआ है। ऊपर होने के कारण विषुववृत्त में ऊपर आते हैं तो अक्षांशों के बीच का अंतर घटता जाता है। मतलब जैसे हर अक्षांश के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो वैसे वैसे अक्षांशों के बीच का जो अंतर है वो घटता जाता है। तो इस तरह जो भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम चौड़ाई है वो लगभग समान है, ठीक। अब जैसे आप देखोगे कि दो अक्षांशों के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर सूर्य रेखा जाने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर के बीच फैलाव लगभग समान है। जैसे यहाँ पर 8 अंश 4 से लेकर 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश है, तो इसको आप माइनस जब करोगे 8 4 माइनस, तो लगभग 30 के आसपास होगा, मतलब यहाँ 29.2 दे रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आप 68 अंश 7 से लेकर 97 अंश 25, यानी 97 में से 68 माइनस करोगे तो लगभग ये भी 29-30 के समान है, ठीक है। इसलिए दोनों का जो अंतर है वो कैसा है, समान है। अर्थात 30 रेखांश मतलब 3 × 4 = 12, मतलब 3 चौक 12 हुए, मतलब हमें हर अक्षांश के बीच 4 मिनट का अंतर होता है,
ठीक है, यानी 120 मिनट। 120 मिनट का कितना हुआ? 2 घंटे। इसलिए 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यानी देशांतरीय जो रेखा है, यहाँ पर आप देखो, देखिए यहाँ पर कि पश्चिम में गुजरात से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक की चौड़ाई 29-33 किलोमीटर है। देशांतरीय अंतर के कारण उसके पूर्व तथा पश्चिम में स्थित दूर स्थलों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, अभी हमने कहा कि हर अक्षांश रेखाओं के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक, तो पूर्व से अगर मान लो पूर्व में सूर्य उदय होता है तो उसे पश्चिम तक आते आते 2 घंटे का उसमें अंतर हो जाता है। ये टाइम की बात है। ठीक है, यानी ठीक है, तो 3 चौक बार यानी 120 मिनट हो जाता है। 30 अक्षांशीय रेखा है तो 3 चौक 12 यानी 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे का अंतर यहाँ पर होता है। जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है उसी समय पश्चिम गुजरात में रात अभी बाकी होती है। ठीक है, मान लो यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय होता है तो पश्चिम में गुजरात में 6 बजे के आसपास सूर्योदय होता है, यानी 2 घंटे का अंतर दिखाई देता है। इसलिए भारत की जो प्रामाणिक समय रेखा है वो 82°30 पूर्व देशांतर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रमाण समय रेखा भी दी गई है। ये देखिए, ये 82°30 पूर्वी देशांत, ये वाली जो रेखा है वो क्या है? प्रामाणिक समय रेखा है। ये प्रामाणिक समय रेखा जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत में जो प्रमाण समय रेखा है वो किन राज्यों से गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है, इन 5 राज्यों से भारत का प्रामाणिक समय रेखा पसार होता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है और ये 82°30 इसकी प्रामाणिक समय रेखा है। तो उसका स्थानीय मान ही भारत का प्रामाणिक समय माना जाता है। आगे हम देखेंगे भारत विस्तार तथा प्रामाणिक समय रेखा। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो पूरा भारत का क्षेत्रफल है। कौन सा क्षेत्रफल? तो आप ये वाला जो क्षेत्रफल देखोगे ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से नहीं। आबादी की दृष्टि से देखोगे तो भारत विश्व में दूसरे क्रम पर आता है और चाइना फर्स्ट क्रम पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, उसका क्षेत्रफल इतना है, कितने क्षेत्र में भारत फैला हुआ है, तो वो 7वें क्रम पर आता है। भारत विश्व के संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल में से केवल 2.42% भूमि रोकता है पूरे विश्व के संपूर्ण भूभाग पर। ठीक है, ये पूरा विश्व है, इसके संपूर्ण भूभाग के क्षेत्रफल पर केवल 2.42% भूमि भारत रोकता है। ठीक है,
विश्व के 6 देश जो आकार में भारत से बड़े हैं, ठीक है, जो आकार में भारत से बड़े हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है, एक है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएस, चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वें क्रम पर भारत आता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत से आकार में कौन कौन से देश बड़े हैं। तो रूस है, कनाडा है, यूएस है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें क्रम पर आता है। 8वें पर आता है अर्जेंटीना। ठीक है, भारत का भूभाग एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, ये वाला भाग देखोगे तो भारत एशिया खंड के दक्षिण में, ये वाला भाग तो उत्तरी भाग है, लेकिन ये एशिया के नीचे है, तो नीचे का भाग क्या हुआ? दक्षिण। तो भारत एशिया खंड के दक्षिणी भाग में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी भाग में क्या है? ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई, जिसके कारण तिब्बत तथा चीन के साथ आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है। दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में क्या? हिंद महासागर आया हुआ है। ठीक, क्या है? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर आया हुआ। इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है। स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों से घिरे होने पर भी भारत ने बाहर से आए सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल मिल गए हैं। जो बाहर से प्रजा भारत में आई हैं, उनकी संस्कृतियों को भी भारत ने अपनाया है, उनको भी अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल मिल भी गए हैं। भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूर्वी गोलार्ध क्या है? तो हमने अभी आगे बताया कि पूर्वी गोलार्ध किस तरह से है। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है हमने देखा कि ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, लेकिन ये जो भाग है वो क्या है? इस तरफ का पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत पूर्वी गोलार्ध में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व भी विशेष है, जिसमें प्राचीन काल में परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहले प्राचीन समय में हवाई जहाज़, प्लेन, रेलवे, इन सभी का विकास नहीं हुआ था। तो इस वजह से जब विदेशों से भारत में आवागमन होता था तब वो समुद्र के जरिए होता था। ठीक है, हिंद महासागर के शीर्षक स्थान पर भारत स्थित है। ठीक है, हिंद महासागर के ऊपर भारत स्थित है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा है। ठीक है, परिणाम स्वरूप भारत इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं। इसमें सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध उन्होंने विकसाए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। ठीक है, यानी भारत की जो तटीय सीमा है वो अन्य किसी देश की नहीं है। भारत के इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण एक महासागर का नाम अर्थात हिंद महासागर उसके नाम पर से रखा गया है। ठीक है, यानी भारत पर से हिंद महासागर नाम रखा गया है।
अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है। ईस्वी सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हुई है। पहले जब विदेशी प्रजा भारत में आए थे तब स्वेज नहर नहीं शुरू हुई थी, तो पुर्तगालियों ने भारत आने के लिए नए जलमार्ग की खोज की थी। पूरा अफ्रीका गोल घूम के भारत आने के नए जलमार्ग की खोज की थी, तो उसमें काफ़ी समय लगता था। फिर 1869 में स्वेज नहर शुरू हुई, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर कम हुई। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने वाले जलमार्ग हिंद महासागर से गुजरते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से होकर आने वाला जलमार्ग तथा स्वेज जलमार्ग भारत के नज़दीक से गुजरता है। इसी मार्ग द्वारा इंडोनेशिया के मलक्का जलडमरू मध्य से होकर प्रशांत महासागर पार करके कनाडा तथा यूएस पहुंचा जा सकता है। भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है। वस्तु और विचारों का आदान प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है। ठीक है, भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच जो संबंध वो आज से नहीं है, वो काफ़ी सदियों पुराना है। ठीक है, वस्तुओं के साथ साथ विचारों का भी आदान प्रदान हुआ है। इसी तरह उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, चिकित्सा पद्धति, भारतीय अंक और दशांश पद्धति आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। ठीक है, दशांश पद्धति 0 से लेकर 9 तक के जो अंक है वो दशांश पद्धति, ये सभी विश्व के देशों में पहुँचे हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा चैप्टर 13 का पहला भाग है। इसमें यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।